गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का एक बार फिर से बीआरएम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान में नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी का जो चैप्टर उठाया हुआ है वो आपके एग्जाम बेसिस पर इस तरीके से लिया है कि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। दूसरी बात, इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आप कवर कर सकते हो। इतना इजी है कि अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया तो आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसलिए आपको मैं सबसे पहले नाभिकीय भौतिकी का रिवीजन करवा रहा हूँ। और एग्ज़ाम आपके होने हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों, एक ना एक दिन एग्ज़ाम होंगे। और जिस दिन एग्ज़ाम होंगे उस दिन के लिए आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम पूरे में से पूरे ला सकें। और अगर आपको पूरे में से पूरे अच्छा स्कोर करना है, मैं पूरे में से पूरे की बात नहीं करूंगा, अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई करने के लिए ही हमने ये लगाया है, क्योंकि आप, मुझे भी पता है, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं बैठे बैठे, लेकिन अगर वीडियो देख के पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आप आराम से वो जो आधा घंटे का वीडियो है या 45 मिनट 40 मिनट जितना भी है उतना आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो कम से कम एक एक वीडियो ले लिया करो, डेली पूरा देखा करो। और पूरे नोट्स अगर आपके बनाए हुए हैं कॉपी में तो उसके रफ कॉपी के अंदर नोट्स जरूर लिखा करो, क्योंकि जितना हम लिखेंगे उतना ही हमें फायदा है। जितना आप लिखते हो, बिना लिखे जब भी पढ़ते हो तो आपको कभी भी महसूस नहीं होगा कि हमने कोई पढ़ाई करी है। इसलिए ध्यान रखना, लिखना बहुत जरूरी है। और वीडियो को पूरा देखा करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा करो। ऐसा नहीं कि भाई हम अकेले वीडियो देख रहे हैं तो किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। तो क्लासें आपके लिए शुरू करी है तो सबके लिए है, सबको इन्फॉर्म करो और सबको शेयर करो, ताकि हर एक स्टूडेंट, बीआरएम स्कूल का हर एक स्टूडेंट इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सके और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो कल से मुझे पता चलना चाहिए, आपके कमेंट देखूंगा मैं सारे। कमेंट के अंदर जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है वो आप लिख सकते हो। और आपको बोर्ड के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ साथ के साथ, कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पिछले सालों में जो पूछे हुए हैं वही पैटर्न इस साल रहने वाला है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, इस बार थोड़े से ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं, वो भी मैं आपको इसके चैप्टर जैसे ही ख़त्म होने वाला है उसके बाद में ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी किसके बारे में? देखो, नाम था नाभिकीय भौतिकी, तो सबसे पहली बात हमने करी थी नाभिक के बारे में कि नाभिक होता क्या है। फिर हमने बात करी नाभिक के प्रकार, जो कि हमने 5 प्रकार के पढ़े थे। 5 अलग अलग नाभिक के प्रकार और उनकी परिभाषाएं लिखी। उन पे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था। उसके बाद हमने बात करी थी अगली बात, जिसके अंदर हमने नाभिक के प्रकारों के बाद हमने बात करी नाभिक का आमाप। नाभिक का आमाप निकाला था, यानी आयतन निकाला था। और आयतन को हमने बोला कि अगर किसी भी, जैसे गुब्बारे का एग्जाम्पल लिया था, गुब्बारे में जितनी हवा होगी उतना ही उसका आयतन होगा। इसका मतलब क्या है कि हवा के जो कण है वही उसके आयतन को निर्धारित करेंगे। तो यहां पर भी क्या है, नाभिक के अंदर कौन से कण होते हैं? नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। और उन्हीं न्यूक्लियॉनों के बराबर हमने आयतन करके निकाला था। और आयतन निकालने के बाद हमने उसका घनत्व निकाला, कुछ क्वेश्चंस करे थे और वहीं पे हमने लास्ट क्लास को खत्म किया था। अगली क्लास हम शुरू करते हैं इसी के आगे। और इसके आगे आपका मेन टॉपिक अब शुरू होता है। कहने का मतलब, कल की जो क्लास थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको कि ये पूछे हुए हैं। सेम उसी तरीके से आज की क्लास जितनी है वो पूरी की पूरी क्लास, ऐसा समझ लो कि इस चैप्टर का पूरा बेसिक वहीं पे है। और ये चैप्टर वहीं से बना हुआ है और वहीं से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से एक एक बात को नोट करते रहना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि हमने एक बोला था नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है? नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक के द्रव्यमान को हम बोलते हैं कि जितने इसके अंदर प्रोटॉन होंगे, पहली बात, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणा प्रोटॉनों की संख्या, प्लस में एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान, प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान, ये क्या होना चाहिए? नाभिक का कुल द्रव्यमान होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? नाभिक का कुल द्रव्यमान होना चाहिए। लेकिन वास्तव में अगर देखोगे तो नाभिक को, जैसे मान लो ये तो आपने बोला कि ये कोई परमाणु था, इस परमाणु के अंदर ये नाभिक है
इस नाभिक में प्रोटॉन है, इस नाभिक में न्यूट्रॉन है। जैसे अगर आप किसी भी कहीं पर भी तुलने के लिए जाओ, अपना वेट नापने के लिए जाओ, वेट नापोगे तो क्या होगा, वहां तुलोगे तो जितना खाना आपके अंदर भरा हुआ है, जितनी आपकी मांसपेशियां, हड्डियां, जितने आपके कण शरीर के अंदर हैं, उन सभी कणों का योग करेंगे तो वो द्रव्यमान आपको वो मशीन दिखा देगी। सेम उसी तरीके से नाभिक का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, इस नाभिक की रोटी और ये उगी दाल। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितना खाना पड़ा हुआ है, खाना यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है। अब ये जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे यही क्या है, नाभिक का कुल द्रव्यमान होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, कुछ अलग ही होता है। और वो जो अलग मान होता है वो इनसे भी कम मिलता है। इनसे क्या मिलता है, कम मिलता है। कहने का मतलब नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के संयुक्त द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में नाभिक का द्रव्यमान कुछ कम होता है इस द्रव्यमान से, और उस कम हुए हुए द्रव्यमान को ही हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। उस जो जितना द्रव्यमान कम हो गया उस कम हुए द्रव्यमान को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान क्षति। तो अपना सबसे पहला टॉपिक आता है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति यानी कितना लॉस हुआ, द्रव्यमान में कितनी हानि हुई है, कितना द्रव्यमान कम हो रखा है, उसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति के लिए मैं लिखने जा रहा हूं, आराम आराम से लिख देना। नाभिक का कुल द्रव्यमान, नाभिक का कुल द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित नाभिक में उपस्थित कणों, कौन कौन से कण होते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान के तुल्य होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में नाभिक का द्रव्यमान, वास्तविकता में नाभिक का द्रव्यमान उससे या अवयवी कणों से कुछ कम प्राप्त होता है, कुछ कम प्राप्त होता है। कहने का मतलब नाभिक का वास्तविकता में द्रव्यमान उसमें उपस्थित कण है उनसे भी कम प्राप्त होगा, और ये जो कम मान है नाभिक के द्रव्यमान में, वो द्रव्यमान में कमी द्रव्यमान की क्षति कहलाती है। तो यह द्रव्यमान में कमी, ये द्रव्यमान में कमी नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहलाती है। नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहलाती है। कोई दिक्कत है, होनी भी नहीं चाहिए। देखो इधर, नाभिक के अवयवी कणों का द्रव्यमान कितना है, नाभिक के अवयवी कणों का द्रव्यमान, अवयवी कणों का द्रव्यमान कितना है, बराबर होना चाहिए कुल मास m से लिख देता हूं मैं, m ऑफ अवयवी कणों का बराबर, यानी m a बोल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। m a बराबर क्या होना चाहिए, z मल्टीप्लाई mp, यानी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणा प्रोटॉनों की संख्या प्लस में एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान गुणा न्यूट्रॉनों की संख्या, जहां z क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, और n क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या,
और इनका द्रव्यमान मैंने आपको पहले ही बता रखा है कितना होता है। तो mp क्या होना चाहिए, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, और इसी तरीके से mn क्या है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। कोई दिक्कत है? अरे क्लियर है? चलो, Z हो गया प्रोटॉनों की संख्या, N हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या, Mp एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, Mn एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि जब हमने इसको तोला, जब इसका वेट किया हमने, तो इसका वेट कुछ मिला जिसको हम नाम दे देते हैं m मिला होगा, और वो जो m है वो इस ma से क्या है, कम है, इस ma से क्या है, कम है। क्लियर है? तो तथा यदि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, यदि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान बराबर कैपिटल M है। कहने का मतलब क्या है कि वास्तव में हमने देखा तो 10 किलो मिला, और जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान देख रहे हैं तो मान लो 11 किलो मिल रहा है। कहने का मतलब वास्तविकता में 11 किलो से 10 किलो 1 किलो कम हो गया। अब वो जितना कम हुआ वो कमी क्या है, द्रव्यमान की क्षति कहलाती है। जितनी कमी हुई वही द्रव्यमान की क्षति कहलाएगी। क्लियर है? तो अतः नाभिक की द्रव्यमान क्षति कितनी होनी चाहिए, नाभिक की द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, और द्रव्यमान क्षति को हम लिखेंगे डेल्टा m से। डेल्टा m बराबर क्या होना चाहिए, वास्तविक द्रव्यमान माइनस नाभिक के अवयवी कणों का द्रव्यमान। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि अवयवी कणों का द्रव्यमान ज्यादा है और वास्तविक द्रव्यमान क्या है, कम है। तो अवयवी कणों का ज्यादा माइनस कम, ज्यादा में से कम को हटाएंगे तो अवयवी कणों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। लिख लो इसको, जल्दी से इसको लिखो, इसके बाद में आगे करता हूं। बी फास्ट। चलिए, हो गया। चलो आगे बात करता हूं मैं द्रव्यमान क्षति के बारे में। तो द्रव्यमान क्षति गणितीय रूप में कितनी होनी चाहिए, देखो इधर, द्रव्यमान क्षति डेल्टा m बराबर क्या है, नाभिक के अवयवी कणों का द्रव्यमान, और नाभिक के अवयवी कणों का द्रव्यमान है Z गुणा mp प्लस n गुणा mn। ये तो क्या हो गया, अवयवी कणों का द्रव्यमान, और इसमें से जो कुल द्रव्यमान है उसको माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा m का मान मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। अब ये द्रव्यमान क्षति क्यों होती है, कहां से ये द्रव्यमान गया कहां? कहने का मतलब जब ये द्रव्यमान पहले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये द्रव्यमान कम हो गया। मान लो आपने मुझे कुछ रुपए दिए, 10 रुपए दे दिए, अब मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास तो 9 ही रुपए हैं, तो वो 1 रुपया कहां गया? अरे भाई इतना जानना जरूरी रहेगा कि 1 रुपया गया तो कहां गया और क्यों गया। इसलिए हम अभी देखेंगे कि ये जो नाभिक का द्रव्यमान है वो कहां चला जाता है, और ये द्रव्यमान वास्तव में कम क्यों होता है, इसके कारण क्या प्रभाव होंगे, और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान से सुनना, ये जो द्रव्यमान है, देखो
नाभिक हमने बोला किससे मिलकर बना होता है? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से मिलकर बना होता है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर यहां पर पड़े हुए हैं तो क्या ये एक ही जगह बैठे रहेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में अभिक्रिया करते रहते हैं। आपस में क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो इससे कुछ ऊर्जा उत्सर्जित हो जाएगी। मतलब कहने का उससे कुछ ऊर्जा बाहर निकल जाती है। अब वो जो ऊर्जा है उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। भाई आपको बोल दिया जाए कि कुछ काम करो, अगर आप कुछ भी काम करोगे थोड़ी बहुत थकावट हो जाएगी। आपने 1 किलो खाना खा लिया होगा, 1 किलो रसगुल्ले खा लिए, अब उन्हीं रसगुल्लों का काम कर लिया तो उस काम को करने के बाद में क्या होगा? आप में थोड़ी सी थकावट होगी, थोड़ा सा आपका वेट कम महसूस होगा। उसी तरीके से जस्ट एन एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल है, और उसी एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर जो ये द्रव्यमान में कमी हुई, ये द्रव्यमान में कमी जो होती है वो ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। किसके रूप में बदल जाती है? ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, और इसी ऊर्जा को हम बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा मतलब जो नाभिक को, जो इसके अवयवी कणों को अपने साथ बांधे रखती है, उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? नाभिकीय बंधन ऊर्जा बोलेंगे। और ये जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होगी? आइंस्टाइन का एक समीकरण पढ़ा था हमने जब प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा था, चैप्टर नंबर 13 याद करो, आरबीएससी का चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने पढ़ा कि जब भी कोई कण होते हैं, फोटोन के कण होते हैं जिनके पास द्रव्यमान होता है जो अति अल्प द्रव्यमान, और उसके साथ में उनका वेग अगर प्रकाश की चाल के समतुल्य हो, तो आइंस्टाइन ने बोला था कि ई जो उनकी ऊर्जा है वो m/c² के बराबर होती है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। सेम उसी तरीके से यहां पर आगे अपना टॉपिक आता है, इसको पहले जल्दी से उतार लो, जल्दी से इसको लिख लो। चलिए, अगला टॉपिक है नाभिक की बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा, वही वाला ये बंधन। तो चलो इधर देखते हैं बंधन ऊर्जा क्या होती है। ऐसी ऊर्जा जो अवयवी कणों को नाभिक के साथ में बांधे रखेगी। कहने का मतलब नाभिक जो होता है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण बना होता है। थ्योरी सुन लेना, आप इसी तरीके से लिख भी सकते हो अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों से मिलकर बना होता है। उन न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का जो अवयवी कण हैं, उन कणों के आपस में क्रिया के कारण कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, और उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो कि नाभिक के द्रव्यमान में जो क्षति होती है, उस क्षति के कारण, उस अल्प द्रव्यमान में कमी हुई है, उस द्रव्यमान में कमी के कारण नाभिक के अवयवी कण जिस ऊर्जा के साथ में बंधे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसी तरीके से आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि वह ऊर्जा का वहमान जो किसी भी नाभिक के अवयवी कणों को देने पर वो नाभिक से बाहर निकल जाते हैं, उसको हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। किसकी? नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो अलग अलग परिभाषाएं मैंने बोली, सबका मतलब एक ही है, और सबका मतलब क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की ऊर्जा जो उनको नाभिक के साथ में बांधे रखती है। कहने का मतलब क्या है? ऊर्जा का वहमान जो नाभिक के द्रव्यमान क्षति के कारण उत्पन्न होता है तथा जो
नाभिक के अवयवी कणों को, नाभिक के अवयवी कणों को नाभिक के साथ बांधे रखती है, उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा, उसे क्या कहेंगे? नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब यह है किसके कारण? डेल्टा एम के कारण, यानी द्रव्यमान क्षति हुई, उस द्रव्यमान के साथ कितनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब जो द्रव्यमान में क्षति उसको हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा एम से लिखते हैं। अगर आपने द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से लिखा है तो यहां पर जो बंधन ऊर्जा होती है वो बंधन ऊर्जा भी किससे लिखते हैं हम? बंधन ऊर्जा। और उस बंधन ऊर्जा को दिया जाता है डेल्टा ई से। किससे दिया जाता है? डेल्टा ई से। और डेल्टा ई क्या होता है? द्रव्यमान क्षति गुणा प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, आप ही में से कोई प्रकाश होगा उसी की चाल है या नहीं? प्रकाश, लाइट, जो लाइट आती है उस प्रकाश की चाल जो कि 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। चलो, तो डेल्टा ई क्या होना चाहिए? डेल्टा ई बराबर द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम गुणा सी स्क्वायर होना चाहिए, प्रकाश की चाल का स्क्वायर। और ये मैंने आइंस्टाइन का समीकरण यूज किया है, कुछ अलग चीज नहीं है। आइंस्टाइन ने बोला था mc स्क्वायर और उसी को हम लेते हैं यहाँ पर। तो डेल्टा ई का मान कितना होना चाहिए? डेल्टा ई का मान, डेल्टा एम का मान रखो, पहले हमने अभी निकाला था। डेल्टा एम बराबर क्या तो होता है? जेड गुणा एम पी प्लस में एन गुणा एम एन और माइनस में कैपिटल एम इंटू सी स्क्वायर। ये क्या है? ये कुल नाभिक की ऊर्जा है जो नाभिक के अंदर उसके अवयवी कणों को बांधे रखेगी, उनके अवयवी कणों को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकती है। उसी को हम बोलते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलिए छापिए इसको, जल्दी से इसको छाप लीजिए। चलिए, हो गया। एक हमने एएमयू नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ लेंगे हम एएमयू भी साथ में ही। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको। ये बात हुई नाभिकीय बंधन ऊर्जा की। अगर नाभिक की बंधन ऊर्जा आपको मिल गई तो बंधन ऊर्जा के साथ में एक दूसरा टॉपिक आता है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। और उसके बाद का टॉपिक जो है वो आपके रिमूव्ड पोर्शन का है, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्योंकि उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा इंपॉर्टेंट मान के चलना, डिलीटेड नहीं मान के चलना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं और यही बेसिक्स है आगे आने वाले का। आधार पूरा यही है, क्योंकि अगर प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा नहीं आता तो आप ना तो नाभिक के लिए नाभिकीय विखंडन बता सकते हो, ना ही नाभिक का संलयन बता सकते हो। अब ये संलयन विखंडन पूरा का पूरा प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा पर टिका हुआ है, क्योंकि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है वही नाभिक के स्थायित्व को परिभाषित करती है। नाभिक के स्थायित्व को परिभाषित करने वाली चीज जो है वो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है। तो अपनी अगली हेडिंग लगाइए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। और ये कुछ नहीं होता है, ये अभी हमने बंधन ऊर्जा तो पढ़ लिया, यहां पर क्या आ गया? प्रति न्यूक्लियॉन। अब भाई देखो, नाभिक जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से मिलकर के। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को साथ मिला देंगे तो वो बन जाता है न्यूक्लियॉनों की संख्या। अब न्यूक्लियॉनों की संख्या यानी जितने भी न्यूक्लियॉन होते हैं, न्यूक्लियॉन मतलब द्रव्यमान संख्या। मान लो 5 न्यूट्रॉन है और 5 ही प्रोटॉन है, तो कुल कितने हो गए? 10। 6 न्यूट्रॉन
6 प्रोटॉन, कुल कितने हो गए 12। तो 12 क्या है, 12 है ए का मान, जिसको आप बोलते हो द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या यानी न्यूक्लियॉन संख्या। अब न्यूक्लियॉन संख्या कितनी हो गई 12। अगर आपको एक न्यूक्लियॉन की ऊर्जा बोली जाए तो भाई ये न्यूक्लियॉन की जो ऊर्जा है उसको हम बोलते हैं बंधन ऊर्जा, जो सभी न्यूक्लियॉनों को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबको अपने पास बांध के रखेगी, उसी को हम बोलेंगे बंधन ऊर्जा। लेकिन एक बेचारे न्यूक्लियॉन, मेरा कितना हुआ भाई, वो धमाल में बोलता है ना कि भाई ये 10 करोड़ को बांटेंगे, मुझे कितना मिलेगा। वही बात यहाँ पर है, 12 के बीच में इतनी जितनी बंधन ऊर्जा है वो सभी न्यूक्लियॉनों की है। उनमें से अगर एक एक में डिवाइड करना होगा तो इन न्यूक्लियॉनों का उसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब न्यूक्लियॉनों की संख्या का भाग दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा मिल जाएगी। तो कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है जो आपने अभी अभी पढ़ा है, बट ये नाभिक की स्थायित्व को दर्शाती है, ध्यान रखना। तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन की ऊर्जा क्या कहलाती है, नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा तथा उसके न्यूक्लियॉनों की संख्या के अनुपात को प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब है डेल्टा ईबी आपने पढ़ा है, अब आ गया डेल्टा ईबीएन। डेल्टा ईबीएन क्या होना चाहिए, डेल्टा ईबी बटे में न्यूक्लियॉनों की संख्या या द्रव्यमान की संख्या। डेल्टा ईबी क्या होती है, इसको आप बोलते थे बंधन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा। और बंधन ऊर्जा को हमने क्या लिखा है, डेल्टा एम गुणा सी स्क्वायर। क्लियर है, ये डेल्टा एम गुणा सी स्क्वायर का इसमें भाग देते हो तो डेल्टा ईबीएन बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर बटे में ए। ये क्या होनी चाहिए, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। यानी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियॉनों की संख्या का भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उस मान को प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा यानी एक न्यूक्लियॉन के लिए बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, राइट डाउन करो जल्दी से इसको। चलो हो गया। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं और ध्यान रखना, ये आपके डिलीटेड पोर्शन है। जितने भी पॉइंट बता रहा हूं वो सारे पॉइंट आपको मेमोरी के लिए ध्यान रखने हैं कि भाई ये चीज होती है। बाकी डिलीटेड पोर्शन है, पूछे नहीं जाएंगे। चलो तो देखो, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा जो होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व, नाभिक के स्थायित्व को दर्शाती है, अर्थात प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा यानी डेल्टा ईबीएन जितनी अधिक होगी, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, नाभिक
उतना ही स्थायी होगा, नाभिक उतना ही क्या होगा, स्थायी होगा, नाभिक उतना ही स्थायी होगा। जितनी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा, उतना ही नाभिक क्या होगा, स्थायी होगा। कहने का मतलब कोई भी, चाहे नाभिक हो चाहे आप हो, कोई भी हो, सब स्थायित्व को पाना चाहते हैं। और जब सब स्थायित्व को पाना चाहते हैं तो नाभिक भी क्या करेगा, स्थायित्व को पाने की कोशिश करेगा। अब स्थायित्व को पाने के लिए उसको क्या करना है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। अगर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ा ली उसने तो वो क्या हो जाएगा, स्थायी नाभिक होगा। लेकिन अगर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम हो गई तो वो अस्थायी नाभिक रह जाता है। इसीलिए ध्यान से एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम को देखना। ग्राफ है एक तरीके से, यहां पर है डेल्टा EBN प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यहां पर है आपका परमाणु क्रमांक, परमाणु बाहर लिख देता हूं डायरेक्टली मैं, न्यूक्लियन की संख्या, न्यूक्लियन की संख्या, एक ही बात है। देखो इधर सबसे कम इधर होती है हाइड्रोजन की, फिर बड़ा, और यहां पे आ गई हीलियम, यहां पे आ गए हीलियम, फिर यहां से वापस आता है नीचे की तरफ लिथियम, और ये लिथियम से बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, और फिर बढ़ते 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 ये बढ़ती रहेगी, और फिर वापस से प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसमें आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो पीक पॉइंट है, यानी हाईएस्ट पॉइंट जो है, जिसकी सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा होती है, वो कौन सा है, और इसके अगल बगल में कौन से हैं, अगल बगल में और इसके ऑलमोस्ट। देखो यहां पर जो भी परमाणु होगा और यहां पर जो भी परमाणु होगा, उनकी बंधन ऊर्जा इस सबसे अधिकतम की क्या है, लगभग लगभग बराबर है। मैं बराबर नहीं कह रहा हूं, लगभग लगभग बराबर है। और ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं निकल। निकल, निकल जो होता है आपकी आवर्त सारणी में, निकल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होने के कारण ये सबसे स्थायी नाभिक कहलाता है, ये सबसे स्थायी नाभिक कहलाता है। इस निकल के जस्ट पास में यहां पे आता है फेरस, क्या आता है, फेरस, जिसको आप आयरन बोलते हो, लोहा बोलते हो, और इसके आगे आता है कोबाल्ट, क्या आता है, कोबाल्ट। फेरस और कोबाल्ट की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकल के बहुत करीब होती है, निकल के लगभग लगभग समान होती है, और निकल के, निकल मतलब सबसे समान हो गई, अगर लगभग समान हो गई इसका मतलब ये भी नाभिक जो होते हैं वो लगभग लगभग स्थायी नाभिक होते हैं। इससे इधर और इससे इधर जितने नाभिक हैं वो सारे नाभिक क्या होंगे, अस्थायी नाभिक होंगे। क्या होंगे, अस्थायी नाभिक होंगे। अब अगर किसी नाभिक को स्थायित्व प्राप्त करना है, क्या करना है, स्थायित्व प्राप्त करना है, तो कोई भी नाभिक, मान लो यहां पर है यूरेनियम, यूरेनियम 92-238, अगर यहां यूरेनियम है तो यूरेनियम को अपनी न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बनानी है। अगर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ानी है तो वो ऐसा नहीं है कि किसी से लड़ाई करेगा, वो करेगा, किसी से द्रव्यमान छीनेगा, किसी को द्रव्यमान दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो क्या करेगा, वो ये चाहेगा कि क्यों ना मैं इसके करीब आ जाऊं, और इसके करीब आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर देखो, प्रति न्यूक्लियन की संख्या कम करनी पड़ेगी। अगर न्यूक्लियनों की संख्या कम होगी मतलब इसका परमाणु क्रमांक कम हो जाएगा, परमाणु क्रमांक कम हो जाएगा। यूरेनियम 92 था, यूरेनियम 92 था 92, ये अगर टूटा दो छोटे छोटे नाभिकों में तभी तो इसका परमाणु क्रमांक कम होगा। इसलिए यूरेनियम जो होता है वो टूटता है छोटे नाभिकों में, और स्थायित्व पाने के लिए निकल के पास कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन इसके लगभग लगभग इतना आ जाएगा कि यूरेनियम से तो ठीक है, कम से कम इससे तो स्थायी है। इतना तो नहीं है कि निकल के करीब पहुंच जाए, लेकिन इतना भी नहीं है कि पूरा ही लुल हो जाए। इसलिए ध्यान रखना, यहां पर यूरेनियम ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा, टूट करके छोटे नाभिक में बदल जाएगा। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन, नाभिकों का टूटना, नाभिकों का टूटना। अब देखो फेरस के इधर जितने भी परमाणु होते हैं
फेरस की इधर सारे की बात नहीं होगी, क्योंकि जो सबसे कम वाले हैं इनकी बात करेंगे। ये जितने परमाणु हैं वो क्या करेंगे, अपने से छोटे छोटे नाभिकों के साथ मिलेंगे। भाई न्यूक्लियोनों की संख्या बढ़ानी है, न्यूक्लियोनों की संख्या बढ़ानी है। लिथियम के अंदर 3 होते हैं, क्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूक्लियोनों की संख्या नहीं, प्रोटॉनों की संख्या 3 होती है। तो अगर इसको न्यूक्लियोनों की संख्या बढ़ानी है तो लिथियम बेरिलियम के साथ क्रिया करेगा, लिथियम बेरिलियम के साथ क्रिया करके अपने न्यूक्लियोनों की संख्या को बढ़ा लेगा, और न्यूक्लियोनों की संख्या बढ़ाएगा तो यहाँ पर जो छोटे नाभिक होते हैं वो टूट करके बड़े स्थायी नाभिक में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। कहने का मतलब नाभिकीय संलयन और विखंडन कुछ अलग चीजें नहीं है। नाभिकीय विखंडन और संलयन कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है नाभिक के टूटने और जुड़ने से। मतलब नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए टूटेगा या जुड़ेगा, इन दोनों की क्रियाओं में क्या होगा, एक नाभिकीय विखंडन कहलाएगा और एक नाभिकीय संलयन कहलाएगा। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से, ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कभी ये मत सोचना हमारे एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, हम पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो नहीं हो पा रहा है। भाई महीना 1.5 महीना जैसे ही कोरोना एक ना एक दिन कम होना ही होना है। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा सालों साल चलता जाएगा। आपने देखा है रात होती है तो उसके बाद उजाला जरूर आता है, सुबह जरूर होगी। ऐसा कभी नहीं होता कि रात हुई और रात ही रह गई, नहीं होता। जितनी रात है रात होगी तो उजाला भी होगा, अंधेरा है तो उजाला है। कहने का मतलब उजाला किसको बोलते हैं हम, अंधेरे की अनुपस्थिति को, और अंधेरे की उपस्थिति होती है उसको हम बोल देते हैं कि रोशनी नहीं है। अर्थात जब अभी जो समय चल रहा है वो समय भी बीत जाएगा और बीत करके वापस से नया समय आएगा। तो जब आएगा तो आपका भी समय आने वाला है। इसलिए एग्जाम की तैयारी करते रहिए, आपके पास टाइम है, आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। इतना टाइम शायद ही किसी बैच को मिला होगा, क्योंकि आप शुरू से तो पहले ऑनलाइन क्लासें लेते थे, उसके बाद ऑफलाइन चली, और उसके बाद में अब जो एग्ज़ाम मार्च में हो जाते थे वो इस बार जून आगे तक चले जा रहे हैं। तो आपके पास टाइम है, रिवाइज करते रहो। दूसरे नए कंसेप्ट की बजाय पुराने कंसेप्ट को रिवाइज करते रहो। जहाँ डाउट आता है वो डाउट किसी भी फैकल्टी से पूछ लो, आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। जहाँ कहीं पर भी कोई क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, जहाँ पर भी आपको डाउट मिलता है आप पूछिए। पढ़ोगे तो डाउट आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि पढ़ते हैं डाउट नहीं आते हैं। डाउट तो उनके नहीं आते हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप पढ़ते नहीं हो क्योंकि आपके डाउट नहीं आते हैं। तो ध्यान से अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ा करो। ज़्यादा क्लास होती नहीं है, आधे घंटे की क्लास लेता हूँ, उसके अंदर आप अच्छे से परफॉर्मेंस दिया करो, पूरी क्लास को अटेंड किया करो सीरियसली। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।